हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं साइंस का लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम लोग सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे, सारी डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेंगे अलोंग विद एग्जांपल्स। तो इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अवर एनवायरमेंट है, इसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसे ध्यान से देखना। तो अब देखो अवर एनवायरमेंट में क्वेश्चन कहां से आएगा। सबसे पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो कि नेचर से होते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। वहीं पर ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि हम लोग ह्यूमंस बनाते हैं, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये होता है। सो अब आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब देखो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका कि नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग द सिंपल इनऑर्गेनिक substances such as carbon dioxide, water and by using sunlight energy। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है जो कि अपना खाना खुद से बनाती है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि क्या भैया ह्यूमंस भी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि हमारा खाना भी तो हम खुद ही बनाते हैं। नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, जो इसके किससे मिलता है, वो मिलता है वेट से। तो ये क्या है, ये एक प्लांट से हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो कि इसका एग्जांपल। तो अब आता है फूड चेन। अब देखो फूड चेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन बेसिकली द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज फूड चेन। इसे फूड चेन कहा जाता है। अब इसकी स्पेशल बात यह है कि फूड चेन में जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है। जैसे कि प्लांट से अगर वो हार्बीवोरस के ऊपर जा रही है तो उसके बाद में वो वापस से प्लांट्स के ऊपर नहीं आएगी। सो अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है वो आता है फूड वेब का। अब देखो फूड वेब क्या होता है, बेसिकली फूड वेब वो होता है जिसके अंदर की बहुत सारी फूड चेन कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि फूड वेब बनता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फूड चेन क्या होती है, फूड चेन के अंदर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को डियर खाते हैं, डियर को वुल्फ खाता है, फिर उसके बाद में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर उससे प्लांट बनता है। ये होगी एक पूरी फूड चेन। लेकिन अब फूड वेब के अंदर क्या होगा कि प्लांट्स जो है इसको स्क्विरल भी खाएगी, इसको ग्रासहोपर भी खाएगा, और जो स्क्विरल है वो ग्रासहॉपर को भी खाएगी। तो ये क्या होगी, ये एक पूरी फूड चेन होगी। फिर उसके बाद में ये भी पूरी एक फूड चेन होगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि फूड वेब के अंदर एक से ज्यादा फूड चेन कनेक्टेड होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। सो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रॉपिक लेवल्स। अब देखो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि हमारी जो फूड चेन है ना, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो उनका अलग अलग लेवल होता है, तो इसी को ही ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे कि जो एनर्जी है ना वो हर एक को इक्वल नहीं मिलती, जो ट्रांसफर होता है उसी को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। अब इसके अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि जो प्लांट होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद में हर्बीवोरस और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। फिर कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होते हैं। और जो लार्ज कार्निवोरस और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो अब इसमें एक बात जो है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर आएगा, वो ये आएगा कि क्या 4 लेवल से ज्यादा हो सकता है, कि 4th लेवल से भी ज्यादा यहां पर ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो। नो इसलिए होगा क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो पाते, क्योंकि जो प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि लास्ट तक 4th लेवल तक आते आते बहुत कम एनर्जी बचती है। तो अगर इससे ज्यादा लेवल होंगे तो एनर्जी उतनी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, इसीलिए 4 से ज्यादा लेवल हो नहीं सकते। फिर उसके बाद में आता है अगला जो कि है हमारा 10% रूल। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे 100% आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो 10% लॉ स्टेट्स दैट द 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको सिंपल सा दिया जाएगा कि आपके पास में कोई भी एक प्लांट है, जैसे कि इसके पास में कितनी है, इसके पास में 20,000 किलो जूल एनर्जी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 4th लेवल के ऊपर कितनी एनर्जी रहेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये कौन से लेवल की है, फर्स्ट लेवल की। तो जब 1/10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 है, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2000 बचेगा। तो इतनी किलो जूल एनर्जी वहां पर बचेगी। फिर उसके बाद में इसको वापस से 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आपको इस तरीके से याद रखना, बस इसका स्टेटमेंट याद रखना कि जो एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर एनर्जी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% जाती है। एंड अब इसके बाद में आता है बायोमैग्निफिकेशन। तो देखो बायोमैग्निफिकेशन
बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंड द हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन की। जैसे कि हमारी जो फूड चेन है ना, उसमें केमिकल सब्सटेंस जो एंटर करते हैं उन्हीं का इंक्रीज को यहां पर बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, और ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर इंक्रीज करती जाती है। और फिर उसके बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता है वैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे कि ग्रास के अंदर अगर 10 ppm है, DDT मतलब होता है जो कि हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जैसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम है, ये बात ध्यान रखना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन है। अब ये डियर के अंदर ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है, इसमें 200 ppm होगा, और जो लास्ट लॉइन उसमें होगा 5000 ppm। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन एज द लेवल इंक्रीजेस इट विल इंक्रीज। तो इसी तरीके से आपको बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कि है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है एक तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है। ओजोन इज एन द मॉलिक्यूल ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, O3। और जो ओजोन लेयर है उसका काम क्या होता है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, ये होता है ओजोन का काम। और फिर उसके बाद में अल्ट्रावायलेंट रेज हैं, इनसे क्या होता है, स्किन कैंसर कॉज होता है। फिर उसके बाद में आता है कि ओजोन लेयर इज एन द लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द 12 to 50 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आप जो ध्यान रखोगे वो ये है कि इसके रीजंस क्या है, कि ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो उसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और फिर उसी के साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस में मिलता है, कूलेंट में मिलता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब में मिलता है। फिर उसी के साथ में ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो 1987 के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम में UNEP ने यहां पर रिलीज किया था लॉ, जिसके अंदर की क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको क्या किया गया था, बैन किया गया था। तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग इसके अंदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है कि दीज वेस्टेज आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन, और जो वहीं पर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये क्या होता है कि इनको ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता आसानी से। फिर उसी के साथ में बायोडिग्रेडेशन फॉर्म्स द हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट, और फिर उसी के साथ में ऐसा कोई भी एक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं फॉर्म होता। फिर उसी के साथ में बायोडिग्रेडेबल में आएगा कि दे रिलीजेस रॉ मटेरियल बैक टू द नेचर, इनसे क्या होता है कि रॉ मटेरियल फिर से मिल जाता है, और वहीं पर ही दे डू नॉट रिलीज द रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद में आता है कि दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट ओनली व्हेन दे प्रोड्यूस्ड इन अ क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू डिग्रेड देम। फिर इनका आता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी। तो अब आपको यहां पर बात ध्यान रखनी है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर ये जितनी क्वांटिटी उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उस केस के अंदर हार्मफुल होते हैं, अदरवाइज ये इतने हार्मफुल नहीं होते। फिर उसके बाद में आता है कि इसमें रिसाइकलिंग इज पॉसिबल, इसके अंदर रिसाइकलिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स, इसमें नेचुरली हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट हैं, अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज लिख के आएंगे। फिर इसके बाद में आता है अगला जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम के अंदर आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, क्या फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का काम होता है। कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हैं वो सारी की सारी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इनेबल्स अस टू रिमेंबर एंड थिंक एंड रीजन, इसी की वजह से हम लोग सोच पाते हैं और उसका रीजन निकाल पाते हैं। फिर लास्ट में आता है कि रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ हार्ट, ये भी सारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जैसे कि रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखो। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रिप्स ऑफ नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि ये क्या होते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो आईज हो, ईयर होते हैं, ईयर का क्या काम होता है, सुनने का काम होता है। आईज का क्या काम होता है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्किन के अंदर कौन से होते हैं, स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जिनका काम होता है हॉट और कोल्ड को डिटेक्ट करना। फिर उसके बाद में आता है नोज। नोज के अंदर जो रिसेप्टर है ये ध्यान रखना कौन से वाला है, इसका नाम रहेगा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि किस काम में आता है, स्मेल के काम में आता है।
फिर उसके बाद में आता है टंग। टंग में कौन सा होता है, वो होता है ग्यूस्टेरिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये आपको दो जो जरूर से ध्यान रखना है, एक तो नोज वाला और उसी के साथ में टंग वाला आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद में आता है न्यूरॉन। तो अब देखो न्यूरॉन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट है। सबसे पहला तो है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो डेंड्राइट्स है ना, इनका काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करता है, एक्सॉन जो होता है ना, इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता है। किसको, एक्सॉन टर्मिनल को। फिर एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, इस इंपल्स को केमिकल सिग्नल के अंदर आगे ट्रांसफर करता है। तो ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन द क्विक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। अब जैसे कि कुछ भी अगर होता है, हमारी बॉडी को अगर गर्म लगता है तो सडन जो रिएक्शन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया गया है कि व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, कि जैसे आपने मन में गुलाब जामुन सोचा तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। फिर इसी तरीके से रिफ्लेक्स आर्क होती है द पाथ विथ थ्रू विच द नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग द मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के जो भी सिग्नल पास होते हैं उसी को ही कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब इसके बाद जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर, तो इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के रिगार्डिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्लांट को पता लगता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके अराउंड वो कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं, जिस वजह से या तो वो श्रिंक हो जाता है या फिर वो अपने कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसमें उसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। तो ये सब एक्टिविटीज होती हैं, ये होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। वहीं पर ये आते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर होता है। फिर उसके बाद में आता है फोटोट्रोपिज्म, इसमें होता है मूवमेंट टुवर्ड लाइट होता है। फिर जियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी होता है। फिर उसके बाद में केमोट्रेपिज्म होता है, इसमें होता है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो इसमें ये जो चार नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा आपसे एक्टिविटी के अंदर बोल के पूछ दिया जाएगा। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म में दिखा दिया जाएगा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्लांट हार्मोन। प्लांट्स के 3-4 हार्मोन है। सबसे पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है कि ये सिंथेसाइज करता है शूट टिप को। और फिर इसके बाद में जो सेकंड हार्मोन है वो है गिबरेलिन, जो कि हेल्प करता है उसकी स्टेम की ग्रोथ के अंदर। फिर उसके बाद में आता है साइटोकिन। तो साइटोकिन क्या होता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। फिर उसके बाद में आता है एबिस्किक एसिड, जो कि किसको करता है, स्टॉप्स द ग्रोथ एंड कॉजेस द विटलिंग ऑफ द लीव्स, की यहां पर जो पत्ते झड़ने होते हैं ना वो इसी की वजह से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी होता है प्लांट्स का। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि हार्मोन इन एनिमल्स की, जैसे कि हम में कौन से हार्मोन है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए ये टेबल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहां पर होता है, नेक के पास होता है। थायरोक्सिन इसमें होता है, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन बॉडी। हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ है वो कौन कंट्रोल करता है, यहां पे थायराइड ग्लैंड। और फिर इसके बाद में जो सेकंड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि अंडर द ब्रेन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन होता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट इंक्रीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जैसे टेस्टिस जो है वो बॉयज में कहां पर होती है, स्क्रोटम में होती है। और एक कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन का एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज। फिर उसी तरीके से फीमेल्स में होती है ओवरीज, जो कि नियर यूट्रस होती है। इनका कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, जिसका काम होता है एग प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो ये चार है ग्लैंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑफ इनके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम, आती है फोटोसिंथेसिस के। भैया फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसी मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर की जो प्लांट है वो CO2 और वाटर को लेता है और उसको उससे कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना जरूरी है, जब भी जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है। और इसका एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहां पर CO2 है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसके साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है और वाटर इसमें फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल सा आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में जो अगला है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखना और एक बार एनसीईआरटी खोल करके इसका डायग्राम देख लो। मैं शायद डायग्राम लगाना इसका भूल गया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो आता है माउथ। माउथ का काम क्या होता है, माउथ का काम होता है इनटेक ऑफ फूड लेना,
खाने को अंदर लेने का काम होता है इसका। फिर सेकंड आता है टीथ। टीथ का काम क्या होता है भैया? टीथ का काम होता है खाने को चबाना, तो ये होता है च्यूइंग ऑफ फूड होता है इसका काम। फिर इसके बाद में आता है टंग। टंग का क्या काम होता है भैया? टंग का काम होता है बेसिकली रोलिंग ऑफ अ फूड एंड पुशिंग डाउन टू अ ईसोफेगस। ईसोफेगस की तरफ हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं उसको क्या करती है? ईसोफेगस की तरफ ये पुश करती है। देन फिर इसके बाद में ये जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस क्या होती है भैया? ईसोफेगस कैसी होती है? तो ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस का काम ये होता है कि इट टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ एंड डिलीवर टू द स्टोमक। ये स्टोमक को अपना फूड डिलीवर करती है, माउथ से लेती है, फिर उसके बाद में स्टोमक को अपना फूड डिलीवर करती है। कौन से मूवमेंट से होता है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट होता है उसी को ही कहा जाता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? तो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये करता है गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। अभी हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, डाइजेशन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हर्बीवोरस जो होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कि कार्निवोरस होते हैं, जो कि मीट वगैरह खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज जो है हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज द लार्जेस्ट, मतलब कि लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर को जो कि फूड में रिमेनिंग रह जाता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस रहती है वो रहती है एनएस। एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट फूड है वो यहां से रिलीज हो जाता है। ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर अलग अलग जो जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अलग अलग कंपोनेंट है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? तो बेसिकली पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। देन फिर इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये जो मीडियम है, खाने का मीडियम है, उसको एसिडिक करता है। और एसिडिक इसलिए करता है क्योंकि इससे बैक्टीरियाज मर जाते हैं जो कि हम लोग खाने के साथ में कंज्यूम कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? बेसिकली म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टोमक, क्योंकि एसिड रिलीज होगा तो एसिड से कहीं हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की वो डिस्टर्ब ना हो जाए या फिर इफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग द विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द फूड इनटू द ब्लड। भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि करते हैं कि जो हमारा खाना है उसको, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाने का काम करती हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमारा जो लीवर है, लीवर सीक्रेट्स द बाइल विच स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। और लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है जो बाइल जूस होता है ना, मतलब एक तरीके से बाइल को सीक्रेट करती है जो कि स्टोर्ड किस में होता है? गैल ब्लैडर में। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इट मेक्स द एसिडिक फूड टू अल्कलाइन सो दैट पैनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। जो हमारा फूड था स्टोमक के अंदर HCl की वजह से क्या हुआ था? एसिडिक हो गया था। अब उसको क्या करते हैं? एल्कलाइन कन्वर्ट करते हैं। एल्कलाइन कौन करता है यहां पर? कौन ये करता है? बाइल। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है? तो दो तरीके इंपॉर्टेंट है। पायरुवेट होता है। पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि यीस्ट के अंदर होता है, यहां पे क्या होता है कि इथेनॉल और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं पर ही लैक ऑफ अगर ऑक्सीजन है जो कि हमारी मसल्स के अंदर होता है, जब हम रनिंग करते हैं, जब ये प्रोसेस होती है, जब जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलती आपके मसल्स को ऑक्सीजन की, तो उस केस के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और उसके साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर जो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट दो कंडीशन में होता है, वैसे तो तीन में होता है लेकिन आपको दो याद रखनी है कि एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है भैया? जाइलम जो होता है इसका काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट से, कहां पर? रूट से करता है। ये हमारे प्लांट्स के अपर बॉडी जो प्लांट है उसको ट्रांसमिट करता है और इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज में नहीं ली जाती है। और वहीं पे जो
फिलोएम होता है, फिलोएम का काम क्या होता है, इट बेसिकली ट्रांसपोर्ट द फूड इन बोथ द डायरेक्शन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये क्या करता है कि जो फूड है उसको रूट्स को भी देता है और जो अपर पार्ट है लीव्स वगैरह को भी ये क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, बेसिकली एक्सक्रीशन इज एन दी हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है, तो वही जो प्रोसेस होती है जैसे कि हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है किडनी है, किडनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या होता है, कैसा होता है, तो जो नेफ्रॉन होता है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ अ किडनी। नेफ्रॉन बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो कि हमारे जो भी खून होता है उसको साफ करने की बेसिक यूनिट होती है। फिर इसके बाद में नेफ्रॉन किससे बना होता है, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ अ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस व्हिच हैज हैविंग द कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक के स्ट्रक्चर होता है। बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें डायग्राम जरूर से आएगा, डायग्राम ध्यान से देखना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, ये इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन क्या देखना है, हमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके एडवांटेज देखना है। देखो ये सब बेसिक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कि एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज ये होता है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, इसका एग्जाम फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि इट इज यूजफुल एडवांटेजियस टू अ सर्टेन एनिमल्स दैट रिमेन इन वन पर्टिकुलर प्लेस लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो भैया इसका सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कि जो एनिमल्स एक ही जगह के ऊपर रहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर सेकेंड एडवांटेज इसका ये होता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस द न्यूमरस ऑफस्प्रिंग विदाउट कॉस्टिंग द पेरेंट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ टाइम। और यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाते हैं विदाउट कंज्यूमिंग टाइम और विदाउट कंज्यूमिंग जो उनकी एनर्जी है उसके बिना ही हो जाता है। फिर इसके बाद में इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला यह है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेस। ये जो होते हैं ये जेनेटिकली सेम होते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो वीकनेस होती है वो भी एक जैसी होती है। जैसे कि अगर कोई मान लो कि जो हाइड्रा है ये क्या हो रहा है कि जनरेट हो गया और इसके अंदर एक वीकनेस है कि हायर टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होगी वो जितने भी उस समय की ऑफस्प्रिंग होगी उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा और उन सभी की वीकनेस ये होगी कि वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि टाइप्स हैं, इसके टाइप्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो आता है वो आता है फिजन। फिजन क्या होता है, बेसिकली फिजन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बाइनरी फिजन में पेरेंट दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है जो कि अमीबा में है, फिर उसके बाद में वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद में मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि दो से ज्यादा पार्ट के अंदर अगर कोई भी पेरेंट स्प्लिट होता है और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है तो वहां पे मल्टीपल फिजन होता है। जैसे कि द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू द मेनी इंडिविजुअल्स, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है यहां पर प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट एग्जांपल रहेगा। फिर इसके बाद में अगला आता है वो आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसको ध्यान से देखना, ये होता है हमारे पास में कि प्रोसेस इन विच द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लेगमेंटेलियस एल्गी, ये देखो नाम इसका क्या है फ्लेगमेंटेलियस एल्गी, जो कि स्पायरोगायरा भी हम लोग इसे कहते हैं, ब्रेक अप इनटू टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और द पीसेस। तो भैया इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो स्पायरोगायरा है ना वो क्या करता है कि दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर स्प्लिट हो जाता है और फिर उसके बाद में ऑन द मैच्योरिटी ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और जब ये पूरा पूरा हो जाती है उनकी लेंथ, मतलब कि जब वो पीसेस के अंदर टूट जाते हैं उसके बाद में वो एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए बड़ा ही ध्यान से देखना, रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन बेसिकली होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। कि इसके अंदर क्या होता है कि
देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो प्लेनेरिया है इसमें क्या होगा कि ये पहले ना 3 पार्ट के अंदर टूट जाएगा। एक तो होगा इसका हेड, और एक होगा क्या इसका बीच वाला पार्ट, और एक होगा नीचे वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट के अंदर स्प्लिट हो गया ना, तो इन तीनों पार्ट से पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि रीजनरेशन में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू कि कोई भी बॉडी पार्ट से पूरा पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, चाहे से छोटा से बॉडी पार्ट से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बडिंग। बडिंग क्या होती है? बेसिकली बडिंग इज एन दी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लगिंग ऑफ अ पेरेंट बॉडी। इन दिस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म द बड्स एंड विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी बट लेटर डी अटैच एंड डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो भैया इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये पेरेंट की बॉडी है, ठीक है, ये वाली क्या है? ये है पेरेंट की बॉडी। इसमें ब्लब लाइक स्ट्रक्चर या फिर ब्लडिंग जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ, फिर इसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है और पेरेंट से अटैच रहता है। लेकिन फिर जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है ना, तो ये पेरेंट से डी अटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है वो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को जनरेट करता है। देन फिर इसके बाद में क्या होता है कि व्हेन द स्पोर केस ऑफ अ प्लांट ब्रस्ट एंड देन स्पोर स्प्रेड टू the air, then these air mates them to land on the soil and under the favorable condition they germinate into a new plant। तो भैया बेसिकली इसमें ये होता है कि स्पोर जो होते हैं वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। अब जैसे ही वो फटता है तो क्या होता है कि वो बीज जो है वो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो क्या होंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो है राइजोपस, इसका एग्जाम्पल है, और हाइफे हो गया इसका एग्जाम्पल, जो कि हाइफे से क्वेश्चन आता है कि कैसा होता है, ये होता है थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस इसके होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नया जो प्लांट है वो डेवलप हो गया, फिर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ऑफ द ओल्ड प्लांट सच एज द रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो भैया इसको हम लोग बेसिकली यूज में लेते हैं प्लांट्स के लिए जिसके अंदर की रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए। जैसे कि रोज जो होता है ना, उसके अगर आप स्टेम काट के लगा देते हो तो वो एक पूरा पूरा नया रोज का पेड़ बन जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया हुआ है बड्स ऑफ पोटैटो हो गया, ब्लब ऑफ ओनियंस हो गया। तो ये क्या होते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो करते हैं और इनसे एक पूरा पूरा आप बोल सकते हो कि नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसमें जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड आता है कि रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड है ये। फिर जो थर्ड है कि सीडलेस वेराइटीज ऑब्टेन होती हैं। इसमें 3 इसके एडवांटेज एग्जाम में आ सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। सबसे पहला क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। सेकेंड होता है कि इसमें रैपिड होता है और इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। फिर थर्ड होता है इसमें सीडलेस वैरायटीज जरूरी होती हैं, मतलब कि सीडलेस वैरायटी हमें मिलती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसके लिए जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके जो कंपोनेंट्स है ये बड़े ही जरूरी हैं, तो इनको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पियल। तो स्पियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है ग्रीन पार्ट। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना स्फीयर, तो यही होता है जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये होता है स्फीयर। अब इसका काम क्या होता है, क्या होता है ये, तो हम लोग इसको देखते हैं कि बेसिकली इसका काम ये होता है कि इट इज द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट वेयर द फ्लावर बड स्टेज। कि मतलब जब फ्लावर बड स्टेज में होता है ना, तो उसके बाहर जो कवरिंग होती है वो ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टेमन। तो देखिए स्टेमन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। इसकी स्पेलिंग में आ रहा है स्टेमन। मैन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इस स्टेमन को याद रखना है कि ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना जो कि येलोइश इन कलर होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है वो है फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है, ये होता है एक थिन स्टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को। एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है फिलामेंट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कार्पेल, जिसको कि हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का, और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक बार ध्यान से देख लो कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, और एक बार इसकी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके पार्ट आते हैं, जैसे कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल बीइंग इन स्टिकी नेचर दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। भैया जो स्टिग्मा होता है ये टर्मिनल पार्ट होता है किसका? कार्पेल का, जिसका कि काम क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को लेना, पॉलिनेशन के टाइम पर कलेक्ट करना। फिर सेकंड आता है वो आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? बेसिकली इट इज द अटैचमेंट ऑफ द स्टिग्मा टू द ओवरी हेल्पिंग विद द ट्रांसफर ऑफ द पोलन थ्रू द स्टाइल टू ओवरी। भैया इसका काम ये होता है कि जो भी पोलन है ना उसको स्टाइल से ओवरी तक ट्रांसफर करने का सिंपल सा काम इसका होता है। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट आता है जो कि ओवरी है। ओवरी के नाम से क्लियर है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका के काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि फीमेल गैमेट्स जो ओव्यूल हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? ओवरी का होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्वोलन बॉटम होता है ये कार्पेल का, समझ गए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? बेसिकली सिंपल से एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर की पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर ऑफ द स्टेमन टू स्टिग्मा को ट्रांसफर होते हैं। और ये दो तरीके का हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें कि ना जो एक ही प्लांट है उसी के ऊपर ही सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं अपना। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन की दो अलग अलग डिफरेंट फ्लोर्स हैं उनका पॉलिनेशन हो जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डायग्राम बनाना जरूरी है और एग्जाम के अंदर आ जाएगा डायग्राम, तो इसके जो कंपोनेंट्स है उनका यूज या फिर मतलब कि उनका क्या फंक्शन है वो आ सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होती है? अभी अभी हम लोग पढ़ कर के आए हैं कि ये एक ग्लैंड होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन को जनरेट करती है और इनका जो काम होता है ये होता है कि मेल जर्म सेल या फिर आप लोग कहते हो कि स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने का या फिर फॉर्मेशन का इनका काम होता है। ये कहां पर होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। देन फिर इसका सेकंड आता है कि वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस कहां पर होता है? इसका क्या काम होता है? तो सबसे पहले इसका काम होता है कि इट डिलीवर्स द स्पर्म एंड रीयूनिट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के साथ में ये मिल जाता है और इसका काम क्या होता है? ये करता है स्पर्म को डिलीवर करता है और उसी के साथ में जो ट्यूब आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से उसके साथ में जुड़ जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द फ्लूइड टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन इजियर फॉर द स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजियर करने के लिए ये एक जो फ्लूइड है उसको सीक्रेट करता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफर अच्छे से हो पाए। फिर इसके बाद में लास्ट है कि स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक स्मॉल पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है? बेसिकली इट इज द मेल जेनिटल ऑर्गन विच ट्रांसफर द स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम होता है वो पेनिस का होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को याद रखो, इसका डायग्राम याद रख लेना। फिर इसके बाद में जो इसका सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है? बेसिकली ये इनका काम होता है कि फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना है। इनकी लोकेशन क्या होती है वो याद रखना कि अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन द बोथ साइड एट द एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। किडनी के पास में एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है कि इट रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। इसका काम होता है कि जो ओवरी ने एग जनरेट किए हैं उसको यूट्रस तक ट्रांसफर करती है एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और यही एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन फिर इसके बाद में आता है वो आता है यूट्रस या फिर वॉर्म। तो यूट्रस क्या होता है? बेसिकली एक होलो पियर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर द ग्रोथ ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। यहां पर फीटस की ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है? वेजाइना का काम होता है कि इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज अ बर्थ कैनाल। कि इसका काम जो होता है कि कॉपुलेशन के दौरान मेल स्पर्म को रिसीव करना और उसके साथ में सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी इसका काम होता है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है सर्विक्स। तो देखिए सर्विक्स क्या होता है? बेसिकली लोअर एंड द नैरोवर पोर्शन ऑफ अ यूट्रस विच ओपन इनटू वेजाइना। जो कि वेजाइना में ओपन होता है, लोअर पोर्शन होता है किसका? यूट्रस का। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पिछली बार, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो अब भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है कि फिजिकल बैरियर
मेथड। इसमें क्या होता है कि बैरियर आर यूज्ड सो दैट स्पर्म नॉट रीचेस द एग, इसके अंदर बैरियर को यूज किया जाता है जिससे कि जो स्पर्म है वो एग तक ना पहुंच पाए। फिर जो सेकंड आता है वो आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि ड्रग्स आर टेकन ओरली एज अ पिल्स टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस, और हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। देन फिर लास्ट है कि सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर की वेस्कोटॉमी जो होती है इसमें वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है जो कि मेल में होता है। फिर इसके बाद में ट्यूबेक्टॉमी जो होती है वो होता है फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि एग ट्रांसफर को रोका जा सके। जब ये सेल ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, सेल ही आगे नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे प्रेगनेंसी। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है केमिस्ट्री में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा एक रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन है आपकी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड ये रिएक्शन है। इसके अंदर बेसिक है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो अभी जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है तो इसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये जो मैग्नीशियम होता है रिबन, इसको हम लोग रब करते हैं पहले सैंड पेपर से। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में मिलकर के क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिस वजह से अच्छे से जल नहीं पाता। तो इसको अच्छे से जलाने के लिए कि अच्छे से जल पाए इसलिए हम लोग इसे रबिंग करते हैं जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उससे हट जाए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ये किस तरीके की फ्लेम के साथ में बर्न होता है, तो ये बर्न होता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो कंपाउंड मिलकर के कोई एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो ये है यहाँ पर क्विक लाइम। क्विक लाइम के अंदर जब आपने वाटर ऐड किया तो आपके पास में एक नया कंपाउंड बना है, वो बना है CaOH2 जिसको कि हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, और इसके साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जब हमें हीट देनी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो एक कंपाउंड है वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। रिएक्टेंट हमारे पास में एक रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे। जैसे कि यहां पर ये है फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जो स्टार्टिंग के अंदर कलर है वो है ग्रीन कलर है, और इसके बाद में जब ये हीट करते हैं हम लोग ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में जिसका कि कलर हो जाता है ब्राउन, और इसके साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगली जो आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा करके उस कंपाउंड के साथ में वो अपना कंपाउंड बनाता है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आयरन है, आयरन और यहां पर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके क्या होता है, यहां पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट बन जाता है। और इनिशियली इसका जो कलर होता है ये याद रखना कि इनिशियली कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू होता है। जब हम इसके अंदर आयरन डालेंगे तो आयरन डालने के बाद में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन में इसका कलर कन्वर्जन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया, इसके अंदर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में एक को हटा करके दूसरा आता ना, अब यहां पे क्या होता है कि दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के यहां पर है Na2SO4 और है यहां पर BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बेरियम है वो क्या जा रहा है, सोडियम की जगह पर जा रहा है, और सोडियम क्या आ रहा है यहां पर क्लोरीन की जगह पे आ रहा है। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर की दो मेटल अगर डिस्प्लेस होते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास में बेरियम सल्फेट, जो कि एक PPT होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। ये भी एक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड रिएक्शन है। ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आ सकती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सा होता है कि जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे सब्सटेंस को, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और आप इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग के अंदर यहां पे जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +0, लेकिन यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, यहां पे +2 है। तो मतलब कि एक तरीके ऑक्सीजन ने अपने आप को रिड्यूस किया और इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज द सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कुछ भी होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां पर कॉपर है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और यहां पे हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर इसी
तरीके से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो एक नई रिएक्शन बनती है जिसको कि हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस। एक इसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है और जो एक रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होता है। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑफ यहां पे हाइड्रोजन है, ये यहां पे कन्वर्जन जब होता है तो इनमें हमें कॉपर मिलता है और इसके साथ में वाटर रिलीज होता है। तो देखिए यहां पे जो नीचे वाला कन्वर्जन है कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का रिडक्शन है, और वहीं पर ही हाइड्रोजन से वाटर का कन्वर्जन ये होता है ऑक्सीडेशन। अगर दोनों एक साथ है तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे फर्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसके सिंपल फॉर्म से याद रख सकते हो, बार से याद रख सकते हो। बार से कैसे याद रखोगे कि यहां पर ए है, ई का मतलब हो गया एसिड, और बी से आप लोग क्या याद रखोगे, बी से हो जाएगा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, एसिड चेंज करेगा। फिर इसके बाद में अगला जो है कि इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इसकी जो पीएच है, ये याद रखो कि जो एसिड होते हैं इनकी पीएच कहां से लेकर के कहां तक होती है, 0 से 7 तक इनकी पीएच होती है, और जितनी कम पीएच होती है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि किस तरीके का टेस्ट होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं। ये सिंपल सी 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। अब इसी तरीके से बेसिस की भी प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिस की प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है कि किस लिटमस को कैसे चेंज करता है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लू के अंदर बी आता है और बेस के अंदर भी बी आता है, तो क्या होगा कि बेस है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर इसके बाद में ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है OH माइनस आयंस रिलीज करता है, और इसकी जो पीएच है वो होती है 7 से लेकर के 14 तक इसकी पीएच होती है। और जितनी ज्यादा हाई पीएच होती है, 14 के पास में होती है, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर इसके बाद में इसका टेस्ट कैसा होता है, ये होता है बिटर इन टेस्ट होता है। तो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसके अंदर आपको टेबुलर फॉर्म को बना करके एक्सप्लेन करना होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ में कैसी रिएक्शन होती है। तो मेटल के साथ में आप सिंपल से याद रखो कि एसिड प्लस मेटल जो है वो देगा हमें मेटल सॉल्ट, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसको चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करते हैं बर्निंग कैंडल को पास में लाते हैं। जब बर्निंग कैंडल पास में आती है तो ये जो हाइड्रोजन है ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। और ये जो इक्वेशन है ये एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है, जो कि जिंक प्लस H2SO4 विल गिव अस ZnSO4 प्लस ऑफ यहां पर हाइड्रोजन रिलीज होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनके साथ में एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव अस मेटल सॉल्ट, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उसके साथ में वाटर फॉर्म होता है। अब देखिए बेसिक रिएक्शन है कि Na2CO3 प्लस ऑफ यहां पर 2 टाइम्स ऑफ HCl है। यहां पर आपको एक तो मेटल सॉल्ट मिल गया जो कि सोडियम क्लोराइड है, और इसके साथ में वाटर रिलीज हुआ, और इसके साथ में आप लोगों को मिली है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए आपको जो लाइम वाटर है उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना होगा। जब आप इसमें पास करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और यहां पे पीपीटी फॉर्म होगा व्हाइट कलर का, ये कलरलेस से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैसी है, इसके अंदर CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये आता है 11th पॉइंट है इसका, वो ये है कि बेसिस प्लस जो मेटल कार्बोनेट हैं उनकी क्या रिएक्शन रहेगी, बेसिस की। बेस कैसी रिएक्शन करेंगे, तो भैया बेस है ना ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में। देन फिर इसके बाद में जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं एक सॉल्ट, और उसके साथ में वाटर रिलीज होता है। अब ये सॉल्ट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक कब होगा, एसिडिक जब होगा जब उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वहां पे वीक बेस होगा। अब जैसे मान लो कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लो और एक वीक बेस को ले लो, तो वीक बेस अपनी पावर ही नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी पावर दिखा करके उसको सॉल्ट का है वो क्या कर देता है, एसिडिक सॉल्ट कर देता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पे CuSO4, अब CuSO4 किस किस से मिलकर के बना हुआ है, CuSO4 बना हुआ है COH2 से, जो कि एक वीक बेस है, और इसके साथ में है H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसीलिए क्या हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। फिर इसी तरीके से अगर बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड होता है। इसका एग्जांपल यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां
यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट्स में हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं NaOH और उसके साथ में कार्बोनिक एसिड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद में जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, जैसे कि NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो सॉल्ट है NaCl ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, बेसिकली स्केल होती है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं कि कितने H+ आयन है एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसकी अलग अलग रेंज होती है, जैसे कि अगर एसिड है तो एसिड के लिए इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 7 तक, और अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट रहता है इसका 7 के ऊपर, और वहीं पर ही जो बेस की रेंज है वो होती है 7 से लेकर के 14 तक। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि pH ज्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्ट्रांग है। जैसे कि एसिड के केस में अगर हम लोग बात करें तो एसिड के केस के अंदर जितनी कम उसकी pH होती है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड होता है, और वहीं पर अगर बेस की बात करें तो बेस के अंदर H+ के आयंस जो हैं वो होते ही नहीं, OH- के आयन होते हैं, इसीलिए उसकी pH ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आप लोग अगर इसको डाइल्यूट करते हो कि वाटर डाइल्यूट एसिड एंड pH इंक्रीज, जैसे कि अगर आप वाटर डालते रहते हो एसिड के अंदर तो उस केस के अंदर उसकी जो pH है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब यह है कि उसकी जो पावर है एसिड की वो रिड्यूस होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है 14th वाला पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एसिड प्लस वाटर जो है, जैसे कि आपने एसिड को बीकर में ले रखा और उसके अंदर वाटर डाल रहे हो तो ये कभी नहीं करना है, क्योंकि यहां पर विग्रस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी और जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, वाटर को बीकर में लेना है और उसके अंदर एसिड को मिक्स करना है, जिससे कि जो हीट होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हीट इसमें रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर कि हम लोग हीट दे रहे हैं खुद से, इसके जब भी हीट हमें मिले तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लोर एल्किल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी याद कर लो। अभी इस रिएक्शन को आप याद रखोगे कि क्या होता है, बेसिकली होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड, जो कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जो इसकी रिएक्शन होती है वो ये होती है 2 टाइम्स ऑफ NaCl एक्वस प्लस ऑफ यहां पर H2O, ये देता है हमें NaOH, और उसके साथ में क्लोराइड भी गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब कौन सी गैस किसके ऊपर निकलती है, एग्जाम में MCQ में आ सकता है क्लोरोएल्किल प्रोसेस में। तो क्लोरोएल्किल प्रोसेस के अंदर एनोड के ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है, और वहीं पर ही जो कैथोड है इसके ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि बेसिक आपको इनके फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOCl2, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaHCO3, और जो वॉशिंग सोडा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2CO3.10 इसमें याद रखना कि इसमें जो .10 है ये क्या है, 10 क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। देन फिर इसके बाद में इसका अगला कंपाउंड आता है वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है, जो कि होता है CaSO4.12 और इसके साथ में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो इनिशियली कैसा होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है जिप्सम में। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaSO4.2 जो कि एक हार्ड मास सॉलिड होता है, मतलब कि ये हार्ड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसका यूज हम लोग लेते हैं जैसे कि टॉयज वगैरह बनाने में ले लिया, अगर हाथ टूट जाता है तो वहां पे भी जिप्सम को ही यूज किया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटल्स एंड नॉन मेटल आते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि मेटेलिक लस्टर होते हैं, साइन करते, सेकंड है कि हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये जो है ये क्या है, ये एक सॉफ्ट मेटल है। और उसी के साथ में मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर देते हैं। और उसी के साथ में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है लीड और मरकरी का। लीड और मरकरी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट के। फिर इसके बाद में इनकी दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी होता क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी बाय विच की जो मेटल है उनको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं, यही जो प्रॉपर्टी है इसी को ही डक्टिलिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो प्रॉपर्टी वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बेसिकली कैसे प्रॉपर्टी है जिससे कि हम लोग किसी भी मेटल को उसको शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद में मेटल्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मेटल की सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमें देंगे मेटल ऑक्साइड देंगे। जैसे कि कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में जब करवाएंगे तो यहां पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगी।
मिलेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि यहाँ पर जो गोल्ड है मतलब AU और जो PB है, गोल्ड और लेड हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये नोट करके लिख लो कि गोल्ड और जो PB है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाटर। वाटर के साथ में रिएक्शन कैसी होती है? वाटर के साथ में जब इनकी रिएक्शन होती है तो मेटल प्लस वाटर जो होता है, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनती है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। फिर अगेन ये नेक्स्ट स्टेप में होता है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर के बाद में मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट है वाटर के साथ में। आप सीधा लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर, मेटल प्लस वाटर जो है वो हमें देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसके एग्जांपल के तौर पर यहां पे हमने लिया है कि कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो हैं ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि मेटल को अगर हम एसिड के साथ में करवा लेंगे, तो अभी अभी हम लोग एसिड वाले चैप्टर में ये पढ़ के ही आए, वही रिएक्शन है। मेटल प्लस एसिड जो है वो हमें मेटल सॉल्ट देंगे और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बेसिकली सिंपल मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये सिंपल सी थी मेटल की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में आती है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो है कि ब्रिटल होते हैं या आसानी से टूट सकते हैं। सेकंड होता है कि नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ना ही तो इनके पास में शाइन होती है, ना ही ये जो है साउंड इफेक्ट जनरेट करते हैं। वहीं पर ही मेटल जो है वो जनरेट करते हैं, तो ये ऐड कर लेना, सोनोरस होते हैं मेटल। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इनकी लो डेंसिटी होती है, ये नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आपको एक्सेप्शन जरूर से याद रख लेना, जितने भी एक्सेप्शन बताए ना इनको साथ में याद करते चलो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लोराइड। क्लोराइड को आपको याद रखना है कि क्लोराइड के केस के अंदर क्या होता है कि नॉन मेटल प्लस जो क्लोरीन है वो हमें देंगे नॉन मेटल क्लोराइड। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आ जाएगा कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है वो हमें देगा 2 टाइम्स ऑफ HCl। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है ये हमें देंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है इसकी। तो एक तो है क्लोरीन के साथ में क्लोराइड देंगे और वहीं पर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ में उसकी ऑक्साइड देंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद में जो अगला आता है पॉइंट वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, कि भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती क्या है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस, जो कि एसिड के साथ में भी रिएक्शन करती हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये जो दोनों ऑक्साइड होती हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कार्बन। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि वो खुद का खुद से बॉन्ड बना सकता है, उसको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दूसरा जो है वो है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट बेसिकली 4 बॉन्ड होते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ में किसी के भी साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है और खुद के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये 3 बॉन्ड बना पाएगा। ये याद रखना कि कार्बन है खुद के साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते, 4 बॉन्ड नहीं बनाता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कार्बन की रिएक्शन है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो हमारे पास में रिएक्शन आ रही है वो आ रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन से सिंपल सा नाम हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है, यहां पर आप लोग क्लोरीन को लेंगे और जो हाइड्रोजन है क्लोरीन को वहां पर लगा देंगे और हाइड्रोजन को वहां से हटा देंगे। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि CH4 प्लस ऑफ Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाते हैं CH3Cl के अंदर और उसके साथ में HCl रिलीज हो जाता है। समझो मेरी बात कि यहां पर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग यहां पर Cl लगा देंगे तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने लिया है कि इथेनॉल है CH3CH2OH और इसको हम लोग जो इसके मतलब कि कैटलिस्ट हैं जैसे कि एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और ये जो अल्कोहल इसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन फिर अगली वाली जो रिएक्शन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आ सकती है।
तो देखो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा ही होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड कार्बन टू फॉर्म द सैचुरेटेड कार्बन, की अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन होता है। तो देखिए यहां पर जो सबसे फर्स्ट है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर ये अनसैचुरेटेड है, इसके पास में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सी डबल बॉन्ड सी है ना, इसको है ना हाइड्रोजन लाएंगे और एक एक हाइड्रोजन इनको दे देंगे और इनका जो बॉन्ड है वो तोड़वा देंगे। ठीक है, वही हम लोगों ने किया, यहां पर हाइड्रोजन लाए, हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़ दिया, तो यही जो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन होती है। और यहां पे बात ध्यान रखने वाली यही है कि एक मोल हाइड्रोजन जो है वो एक जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए काम में आता है डबल बॉन्ड को, और अगर 2 मोल हाइड्रोजन है वो रिक्वायर्ड होती है 3 जो ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं ना उनको तोड़ने के लिए। याद रखना कि 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायर होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? वो होते हैं जैसे कि एल्केन होते हैं, इसमें एल्केन होते हैं जिनके अंदर के सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, और जो इनका जर्नल फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास में CnH2n+2 होता है। और वहीं पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं एल्कीन। एल्कीन के अंदर सिंपल सा डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और इनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास में Cn और H2n। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? बेसिकली एल्काइन वो होते हैं जिनके बीच में कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, और जो इनका जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन याद रखना, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ये है कि सीरीज इन विच एवरी सक्सीडिंग कंपाउंड डिफर बाय द CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट। की ऐसी सीरीज जिसके अंदर की जैसे कि पिछले वाले से अगले वाला जो मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि यहां पर हमने एल्केन की सीरीज ली है, तो एल्केन के अंदर सबसे पहला मेंबर है CH4 जो कि मीथेन है। अब अगर आप इसके अंदर CH2 ऐड कर दोगे तो इसका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा जो कि हो जाएगा इथेन, जो कि आप लोग इसके फॉर्मूला से भी देख सकते हो CnH2n+2। इसके अंदर n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C2H6। फिर इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर CH2 ऐड करेंगे तो इसी तरीके से सीरीज आगे चलती रहती है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर याद रखो, वो होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर उसके साथ में OH रहता है। जैसे कि ब्यूटेनोइक एसिड है तो इसके अंदर ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और ओइक एसिड इसका होता है सफिक्स। इसी तरीके से कीटोन जो है, कीटोन के अंदर ONE इसका सफिक्स होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप होता है, R का मतलब, और इसके साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ में एल्काइल ग्रुप होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं डायमंड। डायमंड की बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए कि बेसिक कैसा होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड जो होता है इसके अंदर जो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 कार्बन एटम एंड फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर। इसमें 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और वहीं पर जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू द 3 कार्बन एटम एंड फॉर्म द हेक्सागोनल एरे। और इसके अंदर क्या होता है कि 3 कार्बन के साथ में बॉन्डिंग होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल एरे होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। और वहीं पर जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है। और इसके साथ में जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। और वहीं पर जो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सोप। सोप का क्या काम होता है, कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं? तो जो सोप है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, या फिर आप इसे कह सकते हो सॉफ्ट वाटर में ही ये काम करती है। जैसे अगर आप इसको हार्ड वाटर में यूज करते हो तो ये स्कम फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि फटा हुआ दही होता है ना, दही के जैसे से बन जाता है। तो इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर वर्क नहीं करता। तो हार्ड वाटर के अंदर हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर में यूज में लिया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर सिंपल सा है, आप एक एसिड लेंगे जो कि हो जाएगा CH3COH, और फिर उसके साथ में एक अल्कोहल ले रखा है आपने, और H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो हम एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है जो कि होता है CH3C डबल बॉन्ड COCH2 होता है। और इसके बाद में एस्टर जो होता है एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। और इसके बाद में जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है इसमें एस्टर है और उसके साथ में अगर आप बेस को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है अल्कोहल, और उसके साथ में सोप फॉर्म हो जाती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फिजिक्स है। भैया फिजिक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रे डायग्राम के अंदर। रे डायग्राम अगर कोई भी आता है तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक रे हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेनी है। आंख बंद करके एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देना, फिर उसके बाद में उसको फोकस से पास करा देना। फिर जो सेकंड है वो ये है कि
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे पास होगी। अब देख लेना कि कौन सा केस गिवन है, या तो वो फोकस से पास होती है या फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब जैसे कि ये वाला केस है, ठीक है, इस वाले केस के अंदर सबसे पहली रे क्या करेंगे हम लोग, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, फिर इसको हमने फोकस से पास कर दिया। अब जो दूसरी रे है इसको हमें किससे पास करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या करेंगे यहां पर हमें सबसे पहले इसको आगे लेकर के जाएंगे, फिर इसको पीछे लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये रे डायग्राम बनाना है। और एक जो एक्सेप्शन है इस केस के अंदर वो ये है कि जब ये यहां पर फोकस के ऊपर रहता है तो फोकस के अंदर आपको याद रखना है कि फोकस के ऊपर ये रे इस तरीके से पास हो जाती है, ठीक है। एक ही एंगल के ऊपर जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि फोकस क्या होता है, फोकस को डिफाइन कीजिए। तो फोकस इज एट द पॉइंट वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर है ना सारी जो पैरेलल रेज हैं वो आकर के मीट करें, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। और जो पोल और फोकस की दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और फिर इसके बाद में आते हैं यहां पर फोकल लेंथ को लेकर के। फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और वहीं पर जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहती है कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा याद रख लो कि जो कॉन्वेक्स होता है उसके लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ रहती है मिरर की। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, 1/f = 1/v प्लस ऑफ 1/u होता है। और यहां पर जो u है वो नेगेटिव होता है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होगा। एग्जाम के अंदर गलती हो सकती है इसलिए बोल रहा हूं कि u जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन u जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है m = -v/u = होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस ये है कि अगर m > 1 होता है तो इस केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में अगर m < 1 होता है तो हम बोलते हैं कि यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, तो इसीलिए जो इमेज होती है वो स्मॉल इमेज फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में अगला जो केस है वो ये है कि अगर m नेगेटिव है तो इस केस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और अगर m पॉजिटिव है तो इस केस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। इसके बाद में आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आप लोग याद रखेंगे कि साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ये कहता है स्नेल्स लॉ। बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना वो ये होता है म्यू = वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय में होता है वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और वहीं पर ही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि इसके अंदर हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, बट जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो ही इसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला सिंपल सा उससे इतना सा अलग है कि 1/f = होता है 1/v माइनस ऑफ 1/u होता है, और इसके अंदर f पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और f नेगेटिव रहता है कॉनकेव लेंस के लिए। फिर इसके बाद में इसका मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है लेंसेज का, तो लेंसेज का मैग्निफिकेशन होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u होता है, और वहीं पर जो मिरर होता है उसके अंदर नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद में वही केसेस होते हैं, इसमें m अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहती है, अगर ज्यादा है तो उस केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम रहेगा। वही कांसेप्ट है जो कि हमने अभी अभी रिवाइज किए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर = होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, और यहां पे जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है, और जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। और जब आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर देगा ना तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपको सेंटीमीटर में देगा ताकि आप गलती करें, लेकिन अभी आप गलती नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर फोकल लेंथ होती है मीटर में और ये डायोप्टर में होता है, और 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स होता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि एक यंग पर्सन अगर है तो उसके लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में जो फार पॉइंट होता है वो होता है उसके लिए इंफिनिटी, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है भैया, मायोपिया नियर साइटेडनेस होती है जिसके अंदर की क्या होता है कि दूर का नहीं दिखाई देता है लेकिन उसको पास का क्लियरली दिखाई देता है। अब इसके पीछे के रीजन क्या क्या है, इसके पीछे का पहला रीजन है कि लॉन्गेशन ऑफ आई बॉल की, उसकी जो आई बॉल है वो बड़ी हो गई है और जो इमेज है वो आगे फॉर्म होती है। इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं होती, इस केस के अंदर इमेज आंखों के आगे फॉर्म होती है। और इसको दूसरा रीजन ये है कि एक्सक्लूसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो सकता है। अब इसका करेक्शन क्या होता है, इसका करेक्शन होता है हमारे पास में कॉनकेव लेंस को यूज करके आप इस जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट कर सकते हो।
फिर इसके बाद में जो अगला डिफेक्ट आता है वो आता है हमारे पास में हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली होता है फार साइटेडनेस का। इसका मतलब ये होता है कि जो पास का है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर का वहां पे दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है कि आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाती है और इस केस के अंदर जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया में इमेज आगे फॉर्म होती है। और इसका दूसरा रीजन है कि इसके अंदर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम लोग इसका करेक्शन करते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है ओल्ड एज पीपल्स में होता है जिनको कि दोनों में प्रॉब्लम होती है, जो कि है ना तो पास वाले ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं ना ही वो दूर वाले ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो उस केस के अंदर जो उनको बीमारी होती है, वो जो डिफेक्ट होता है वो होता है हमारे पास में प्रेस बायोपिया। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन है कि वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। यहां पर जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। देन सेकंड रीजन है कि डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ये इसका दूसरा रीजन होता है। और फिर इसके साथ में जो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन करने के लिए बायफोकल लेंथ को यूज करता है। मतलब कि बायफोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि कॉन्वेक्स भी होता है और उसमें कॉनकेव लेंस भी होते हैं, दोनों को मिला करके जो लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बायफोकाई लेंथ। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है, बेसिकली डिस्पर्जन को ध्यान से समझो। डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है इसको 7 कलर में जब स्प्लिट होता है, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन के जो कलर्स होते हैं, 7 कलर कौन से होते हैं, वो होते हैं विबग्योर। अब वी है यहां पर वॉयलेंट के लिए, आई है इंडिगो के लिए, बी है ब्राउन के लिए, और जी है ग्रीन के लिए, वाई है येलो के लिए, ओ है ऑरेंज के लिए, और आर है रेड के लिए। देन फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो रेड लाइट होती है ना वो सबसे ज्यादा लीस्ट बैंड होती है, इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और वहीं पर जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है, और जो रेड लाइट है वो लीस्ट बैंड होती है। इसलिए क्या होते हैं वहां पर रेड कलर के सिग्नल्स को यूज किया जाता है। एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि नॉट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हमारे जो स्टार हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो भैया सबसे पहला तो रीजन ये है कि प्लैनेट्स आर टू मच क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ के वो बहुत ही ज्यादा करीब हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो पूरा प्लैनेट है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह ना कर करके बहुत ही सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन होता है, और सीधी आंख हमारी आंखों के ऊपर आती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसके ऊपर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें सबसे पहली जो पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भैया, देखो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर अगर फ्लो करेगा तो आपको डिफाइन करना होगा कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने सेकंड के अंदर हुआ, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और जो इसकी यूनिट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम अपॉन में टाइम होता है, जो कि सेकंड्स में रहेगा। फिर इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पेयर, इसकी एसआई यूनिट होती है। और 1 एम्पेयर को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर का मतलब ये होता है कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड के अंदर, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो करता है 1 एम्पेयर। अब इसको मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं हम लोग एम मीटर, और एम मीटर को हम लोग सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं, और ये भी सीरीज में ही कनेक्ट होता है। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले यहां पर आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और जो इसका फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू W/Q, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज में लिया जाता है, जो कि कनेक्शन होता है पैरेलल में। देन फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक है ना, ये ओम्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रख लो। तो देखो ओम्स लॉ के अंदर ओम्स दादा ने क्या कहा था, ओम्स दादा ने कहा था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर इन्होंने ये बोल दिया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो यहां पर हमें मिला V इज इक्वल टू IR। तो आप इसको याद रख सकते हो वीर से। क्या याद रखोगे, ओम्स लॉ को कैसे याद रखोगे, वीर। वीर का मतलब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। फिर इसके बाद में अगर V कांस्टेंट हो जाता है तो इस केस के अंदर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप R को बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज होगा, और अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो R की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप I को कांस्टेंट रखते हो तो R इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू क्या है ना वो अपने अंदर से करंट को फ्लो जो कर रहा है उसको रेजिस्ट करता है। वही क्या होती है, वही होती है हमारे पास में रेजिस्टेंस। अब यहां पे इसका फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू VI होता है, और ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है इसकी ओम होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो वोल्ट एम्पेयर होता है। वोल्ट पर एम्पेयर इसकी ऐसा यूनिट हो सकती है।
फिर इसके बाद में जो 1 ओम है हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टेंस देन द 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, वो है R इक्वल टू VI। तो अब 1 कैसे आएगा, आप जो है V की वैल्यू भी 1 कर दो और जो I की वैल्यू है उसको भी 1 कर दो तो 1 आ जाएगा। तो यही हमने इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस जब भी होगा जब उसके अंदर की 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, कि किस किस के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो उस केस के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। देन फिर दूसरा पॉइंट आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है हमारी बेसिकली रेजिस्टिविटी होती है, जिसके ऊपर की डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो बना हुआ है। और लास्ट वाला पॉइंट है वो है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और हमारे पास में जो ओवरऑल फॉर्मूला आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू रो L बाय A, और रो है यहां पर वो है रेजिस्टिविटी, जो कि एक कांस्टेंट रहता है, आप रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए यहां पर ये जो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसके अंदर आपको L की और A की जो वैल्यू है उसको 1 1 पुट कर देना है। तो इससे आप लोग क्या डिफाइन कर दोगे, इससे उसकी रेजिस्टिविटी डिफाइन कर दोगे। तो हमारे पास में रेजिस्टिविटी इस तरीके से रहेगी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, की एक तो यूनिट लेंथ हो और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। फिर इसके बाद में जो रेजिस्टिविटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही कम उसकी कंडक्टिविटी होगी, उतना ही कम उसमें से करंट फ्लो करेगा। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, इसकी SI यूनिट होती है। देन फिर इसके बाद में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो एक साथ जोड़े हुए और इनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ वो एक ही टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है। सारे के सारे रेजिस्टर उससे कनेक्टेड नहीं होते हैं। अब आप लोग इसका जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो I रिजल्टेंट है, जैसे कि आप ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल टू IR लगाओगे तो यहां से आप लिख दोगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि R इक्विवेलेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, चाहे से कितना भी छोटे से छोटा रजिस्टर हो। अगर एग्जाम के अंदर आपका R इक्विवेलेंट कम आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गलती करी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि फॉर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, अदरवाइज हम लोग पैरेलल के अंदर ही कनेक्ट करते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसके अंदर इंडिविजुअल रजिस्टर को ऑपरेट नहीं कर सकते, सारे के सारे रजिस्टर एक साथ ही ऑन होते हैं और सारे के सारे रजिस्टर एक साथ ही ऑफ होते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एवरी रजिस्टर जो होता है, हर एक रजिस्टर के अंदर जो है करंट सेम फ्लो करता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें डिफरेंट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी बैटरी से जो तार जा रहे हैं, जैसे ये जो तार जा रहे हैं, आप इनमें देख लो कि इनका ये जो पॉइंट है ना, एंड पॉइंट जहां से कनेक्टेड है, क्या इसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर के तार आ रहे हैं। अगर सभी के कनेक्टेड हो रहे हैं तो ये जो होता है कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो है हमारा करंट डिफरेंट फ्लो करता है, वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम रहता है। और हमारी जो इक्वेशन रहती है फाइनल वो रहती है IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस 1 अपॉन में IR3 होता है, इनवर्सली होता है। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो लास्ट के अंदर अपने आंसर को रिवर्स करना मत भूलना। फिर इसके बाद में आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर रजिस्टर, की चाहे से कितना भी छोटा रजिस्टर हो इसके अंदर उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अगर 0.1 ओम का है और आपने ऐसे 10,000 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए हैं 5-5 ओम के और एक है 0.1 का, तो आपको जो रिजल्टेंट है वो 0.1 से कम आने वाला है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में हो जाता है R1 प्लस R2। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट ये है कि एवरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैन बी ऑपरेट सेपरेटली, देयरफॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसके अंदर एक फायदा ये होता है कि अगर आपको जैसे कि एक इंडिविजुअल रजिस्टर को ऑपरेट करना है तो आप इसके अंदर बहुत ही आराम से ऑपरेट कर सकते हो, इसके अंदर आपके पास में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। और वहीं पर ही जो हमारा दूसरे वाला केस होता है जैसे कि सीरीज वाले, उसके अंदर हम लोग सभी को एक साथ ऑपरेट करते हैं, इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर पाते। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है हमारे पास में जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है, किस तरीके से हीट जो जनरेट होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डिपेंड करती है कि जो हमारा करंट है उसके
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करती है। फिर सेकंड होता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। फिर थर्ड होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि कितने टाइम के लिए उसमें फ्लो किया। तो ये तीन आपको याद रखना, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और यहां पे हम लोग ओम्स लॉ लगा करके इसका एक नया फॉर्मूला बना देंगे, वो हो जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, जो कि यहां पर है टाइम है सेकेंड्स के अंदर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर। पावर बेसिकली सिंपल सी होती है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। पावर का आपको बस फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम के अंदर आएगा कि किसकी पावर कितनी है या फिर पूरे पूरे सर्किट की पावर कितनी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है P इज इक्वल टू वी आई, जो कि हम लोग ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल टू आई आर से तीन फॉर्मूले बनाएंगे इसके। वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और दूसरा हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। और इसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम होगी, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उसको हम लोग निकालेंगे E इज इक्वल टू P इंटू टी, जो कि होता है हमारा पावर इंटू टाइम। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर होती है, और यहां पर जो टाइम रहेगा वो रहेगा आवर्स में, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बहुत ही ज्यादा, इसमें जो क्वेश्चन है ना ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से ज्यादा आएगा। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, सबसे पहली तो ये होती है कि जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वहीं पर जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी जो मैग्नेट है उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेट है ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेट पॉइंट करती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहां पे कि अगर कोई दूसरी मैग्नेट आती है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, वही होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से, क्वेश्चन आएगा यहां से। क्वेश्चन ये आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है कि प्रॉपर्टीज बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट अ साउथ पोल, कि जो लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड कहां पर हो जाती है, साउथ पोल के ऊपर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल एंड बट रेयरर एट द एंड, कि यहां पर जैसे कि पोल के पास में क्या होती है कि बहुत सारी लाइन होती है, और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाओगे तो वहां पर जो लाइन की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती है, ये वाला क्वेश्चन देख लो कि व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका जो आंसर है ये रहेगा कि दिस इज बिकॉज इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो द कंपास नीडल वुड बी पॉइंट इन द टू डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है तो जो कंपास नीडल है वो दो डायरेक्शन बताएगी। अब अगर दो डायरेक्शन बताएगी तो उस केस के अंदर एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होगी, तो दो टेंजेंट एक पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग अभी अभी क्या पढ़ के आए, मैथ्स में हमने पढ़ा है कि एक पॉइंट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर एग्जाम में लिखाना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ऑरेस्टेड जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर क्या हुआ था। इसके अंदर बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर एक वायर है जिसके अंदर से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए आप लोगों को कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इसके लिए जो रूल दिया गया था वो दिया गया था राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये मतलब कि ये मान लो कि वायर है और इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपको अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिर इसके अराउंड ऐसे अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल करेंगी वही होता है डायरेक्शन की क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू पैटर्न ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, की करंट कैरिंग अगर लूप है तो उससे कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहां पर है ना जो इसके जो एंड है उसके ऊपर ये सर्कुलर रहेंगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप द फील्ड लाइंस फ्रॉम द बिगर एंड बिगर सर्कल, जैसे जैसे आप लूप से दूर जाते जाओगे, उसके एंड से दूर जाते जाओगे, तो वहां पर जो सर्कल है उसकी साइज है वो बड़ी होती जाएगी। और एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट, और जो सेंटर है इसका वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है भैया, सोलेनोइड एक ऐसा जैसे कि आप एक सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर की वायर को लपेट दिया जाता है, जब उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसके भी नॉर्थ पोल होता है और इसके भी साउथ पोल होता है। अब जैसे कि हम लोग इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट। फिर सेकंड आता है कि रेडियस इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ। याद रखना कि सोलेनोइड जब भी होगा जब उसकी जो रेडियस है वो उसकी लेंथ से कम रहेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन ना लो,
पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आएगा और आपने जो पढ़ रखा है उसी में से ही आने वाला है। और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह उनको थोड़ा टाइम से सही ढंग से फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना, एंड पेपर बहुत ही ज्यादा इजी होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।